हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एनोटेड एनसीईआरटी सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर की हम बहुत डिटेल से अंदर एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन को कवर करेंगे और कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है उसके बारे में येलो से मार्क लगा रखा है, और जहाँ से हमारे PYQ फॉर्म हो रखे हैं वहाँ हमने ग्रीन से मार्क लगा रखा है। तो आइए बात करते हैं। देखो, इस चैप्टर में ना आपको एनसीईआरटी रीडिंग से ही काम चल जाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से लाइन टू लाइन पूछता है। यहाँ देखो, जो ऑक्सीजन है हमारा वो क्या करता है, हमारे ब्रेक डाउन करता है किसका, ग्लूकोज का, और वहाँ से हमारी क्या बनती है, एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, एनर्जी बनती है। ठीक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमको पता है कि हाँ क्या कहते हैं, हार्मफुल गैस है। ठीक है, किसके थ्रू बनता है, वो कैटाबोलिज्म रिएक्शन के थ्रू बनता है। कैटाबोलिज्म रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, बनता है। ओके, बात करते हैं हमारे पास ब्रीदिंग और क्या कहते हैं रेस्पिरेशन में क्या है, क्या डिफरेंस है उस चीज़ के ऊपर। यहाँ जाइए, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या है, देखो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो होता है वेरी करता है। वेरी करना मतलब कि उसके ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, उसके हैबिटाट पर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, कि उस एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो कि यहाँ लिखा हुआ है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटाट्स। ठीक है, एनिमल्स के लिए। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर मैं वर्टिब्रेट को लेता हूँ, लोअर इनवर्टिब्रेट को लेता हूँ, जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट को लेता हूँ और देखता हूँ उसमें कि स्पॉन्जेस, सिलेंटेड एंड प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, मतलब कि किसके थ्रू, हमारे डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, हमारे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, एंटायर बॉडी सरफेस। ओके, जो हमारा अर्थवॉर्म होता है, वो मोस्ट क्रिटिकल के थ्रू करता है गैस का एक्सचेंज। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास इंसेक्ट जो होता है, वो जो नेटवर्क और ट्यूब होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है उसके थ्रू, यानी टेकल ट्यूब्स के थ्रू क्या करता है, ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर एयर विद इन द बॉडी। ओके, उसके बाद आता है हमारा स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के में क्या बोलते हैं, गिल्स, और वही क्या बोलते हैं, वस्कुलराइज्ड बैग बोलेंगे तो हमारा लंग्स हो जाएगा। अब जो हमारे गिल्स होता है वो एक्वाटिक में देखने को मिलता है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है, जैसे मोलस्क में देखने को मिल जाता है, हमारे जो फिशेस में देखने को मिल जाता है। और जो लंग्स हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गए, इन चीज़ों में देखने को मिलता है। हम जब फ्रॉग को देखते हैं तो फ्रॉग में क्या होता है, क्या कहते हैं, देयर आर मोइस्ट स्किन आल्सो, मतलब कि उसका मोइस्ट स्किन होता है, वहाँ से भी वो रिस्पायरेशन करता है, और उसके बाद लंग्स से भी करता है। वो उसके स्टेज पर डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे हो। ओके, यहाँ बात करते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखो, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पाथ ऑफ एयर, मतलब कि किस तरीके से जो हमारा एयर है वो जाता है, उसका रास्ता क्या है, उसके बारे में जानते हैं। देखो, वन पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है। ठीक है, वहाँ से पास होता है हमारा नेजल चैम्बर के पास, फिर वहाँ से पास होता है हमारा नेजल के पास, आता है ना, थ्रू द नेजल चैम्बर से नेजल चैम्बर के साथ जाता है। ठीक है, ओपन इन द फेरिंग्स में ओपन होता है। ठीक, उसके बाद लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स को हमारे क्या बोलते हैं, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद ज़्यादा ट्रेकिया में, अभी भी देखो लिखा हुआ है, लैरिंग्स द कार्टिलेजिनस बॉक्स एंड हेल्प ऑफ द साउंड प्रोड्यूस ऑफ साउंड बॉक्स। ओके, फिर उसके बाद एपिग्लोटिस में जाता है। फिर एपिग्लोटिस जो होता है वो स्टार्टिंग कार्टिलेज का बना होता है। ठीक, इस कॉल्ड एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारा जो फूड और एयर के लिए एक जो स्पेसिस चैम्बर होता है, मतलब कि दोनों साथ में दिखने को मिल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एंटी द फूड क्या करता है, हमारे लेरिंग्स में करता है, एंड टेक ए स्टैंड ऑफ ट्यूब्स ऑफ द मिड थोरेसिक चैम्बर। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा लंग्स है ना, लंग्स में जो ब्रोंकियल्स होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, किस रीजन से डिवाइड होते हैं। देखो, जो लंग्स में जो ब्रोंकियल्स होते हैं वो वर्टिब्रेट के जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रम है, मतलब वर्टिब्रा है, वहाँ से क्या होता है, डिवाइड होते हैं, राइट टू लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास सेकेंडरी या टर्सरी ब्रोंकियल के अंदर, तो वो ब्रोंकियल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, यहाँ बात करते हैं वैल्यू ऑफ थिन ऑफ द ब्रोंकियल में किस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे तो ट्रेकियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकियल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की हमारा इनिशियल ब्रोंकियल्स आर सपोर्टेड इन कंप्लीटेड कार्टिलेजस, मतलब क्या होता है, जो हमारा
प्राइमरी क्या मतलब जो हमारा इनिशियल क्या होता है ब्रोंकियोल्स होता है वो क्या होता है इनकम्प्लीट होता है। क्यों इनकम्प्लीट होता है मतलब सी से बोल सकते हैं हाइलिंग कार्टिलेज टाइप का वो वाला टॉपिक है शायद, अभी देख लेते हैं किस तरीके का है। देखो क्या कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल गिवन ऑफ द नंबर ऑफ द थिन इरेगुलर वॉल्ड वास्कुलाइज्ड बैग स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई, ठीक। एक मतलब क्या है एक सैक टाइप का होता है जिसे क्या बोलते हैं एल्वुलाई कहते हैं। ऑफ द नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियल एंड एल्वुलाई कंप्राइज ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। कवर्ड इनटू डबल लेयर प्लूरा, मतलब कि किसके थ्रू कवर होता है हमारा प्लूराई के थ्रू मतलब कवर होता है। उसके बाद करें उसके अंदर जो देखने को मिलता है हमें प्लूरल फ्लूइड देखने को मिलता है जो रिड्यूस करता है हमारे फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, मतलब कि 2 सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन होगा तो उससे उससे क्या करते हैं उसको क्या करता है रिड्यूस करता है, उसको क्या करता है कम करता है, ठीक है। इस डायग्राम पे आ जाओ, इस डायग्राम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डायग्राम को आप लेवल अप कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा ग्रीन लगाना नहीं समझा, इसलिए मैं ग्रीन नहीं लगाया हुआ है। देखो यहाँ पे किस तरीके से होता है कि यहाँ पर आपको एपिग्लॉटिस दिखा लेरिंग्स ट्रेकिया ब्रोंकियोल्स कट ऑफ द रिब्स देखने को मिल जाएगा और लंग्स है। और यहाँ पे देखो प्लूरल मेम्ब्रेन है, एल्वुलाई है, प्लूरल फ्लूइड है और ब्रोंकियोल है और डायफ्राम है। देखो इस तरीके से आपका डायग्राम रहता है, इस तरीके से आपका डायग्राम रहता है, ठीक है। बात करते हैं किस तरीके से रहता है। देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से देखो किस तरीके से हमारा वो करता है। देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स अ कंडक्टिंग पार्ट, मतलब क्या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो पार्ट होता है उससे बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। और जो उसके बाद जो हमारा क्या होता है एल्वुलाई एंड देयर डक्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ पार्ट, मतलब कि उसके बाद एल्वुलाई तक का जो होता है मतलब किससे हमारा ब्रोंकियोल से हमारा जो एल्वुलाई तक होता है क्या होता है एल्वुलाई तक होता है वो क्या कहलाता है हमारा रिस्पायरेटरी पार्ट, मतलब कि एक्सचेंज क्या एक्सचेंज होता है, क्या एक्सचेंज जो हमारा O2 CO2 जो ये चीज़ें हैं उनका क्या होता है एक्सचेंज हो जाता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं वहाँ पे वो चीज़ों को बोलते हैं। देखो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन द एटमॉस्फेरिक एयर, क्या एटमॉस्फेयर में कंडक्टिंग पार्ट एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वुलाई जो होते हैं क्लियर एंड द देखो फॉरेन पार्टिकल्स, क्या कंडक्टिंग पार्टिकल क्या करती है फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करती है रोकती है, क्लियर करती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी प्रदान करती है, ठीक है। बीइंग द एयर ऑफ बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है मेंटेन करती है किसके एयर के, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट ऑफ द साइड ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, मतलब कि जो गैसेस एक्सचेंज पार्ट है जो वहाँ पे एक्चुअल में डिफ्यूजन देखने को मिल जाता है हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ओके। ये चीज़ों के बारे में बात किया। अब यहाँ पे आ जाओ उसी में क्या आगे क्या लिखा हुआ है देखो लंग्स के बाद थ्योरेसिक चैम्बर, देखो थ्योरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर, ठीक। अब यहाँ पे किस तरीके से काम करता है उस चीज़ के बारे में बताएंगे कि कहाँ किस तरीके से वो होता है। देखो हमारा जो लंग्स होता है वो डॉर्सली तो हमें क्या देखने को मिलता है वर्टिबल कॉलम देखने को मिल जाता है, वेंट्रिकल में हमें स्टेमिना देखने को मिल जाता है, लेटरल साइड में हमको रिब्स देखने को मिलता है और लोअर साइड में हमको डॉम शेप क्या देखने को मिलता है डायफ्राम देखने को मिलता है। इसी के जो है हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से हम क्या कहते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ देखो इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी द डिफरेंस इन द लंग्स पल्मोनरी कैविटी, ओके। अब किस तरीके से उन पे फंक्शन होता है कि उसका पाथ क्या है या फिर स्टेप क्या है सीक्वेंस क्या है उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है इसमें। देखो इसमें देख दो हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है ना और ड्रॉ इन द क्या करता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रीच एल्वुलाई एयर से रिलीज आउट होता है, ठीक। उसके बाद जो डिफ्यूजन होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है किसके थ्रू हमारा एल्वुलाई मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, क्या देखने को मिलता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डिफ्यूजन होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहाँ देखने को मिलता है हमारा ब्लड में देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर उसके बाद वहाँ पे भी क्या होगा डिफ्यूजन होगा हमें बिटवीन द ब्लड्स एंड टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, वहाँ भी हमारा डिफ्यूजन होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे आगे वाली स्टेप में देखेंगे कि हमारा जो कैटाबॉलिज्म रिएक्शन इधर रिजल्टेड रिलीज ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा इधर रिलीज करेगा ब्लड में आएगा, फिर ब्लड दोबारा उसी प्रोसेस को
फ्लो करेगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म किस तरीके का होता है उसके बारे में जानते हैं। देखो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में समझना पहला। देखो इंस्पायरेशन मतलब सांस लेना, एक्सपायरेशन मतलब सांस को छोड़ना, ठीक। अब यहाँ देखो द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू मतलब अंदर एंड आउट ऑफ द लंग्स कैरियर ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट किसके थ्रू होता है? प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू होता है। प्रेशर ग्रेडियंट जब पॉजिटिव होगा तो एक्सपायरेशन होगा, जब नेगेटिव होगा तो इंस्पायरेशन होगा। देखो नेगेटिव होगा तो इंस्पायरेशन होगा, ठीक है। देखो प्रेशर विथ इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इन लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि नेगेटिव है तो हमें क्या होगा? इंस्पायरेशन होगा, ठीक है। अब एक्सपायरेशन कब होगा? एक्सपायरेशन जब होगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब हायर देन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हम क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा। क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा, ठीक। और किसके कैसे होगा? जब हमारा क्या डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड जो हमारे सेट ऑफ द मसल्स हैं, यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉस्टा मसल बिटवीन द रिब्स, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया कि जो हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो रिब्स में देखने को मिलता है। ये तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हमारे पास इंस्पायरेशन की बात चली थी। तो इंस्पायरेशन में देखो हमारा इंस्पायरेशन में क्या होता है? हमारा डायफ्राम क्या होता है? कॉन्टैक्ट करता है। डायफ्राम क्या करता है? कॉन्टैक्ट करता है। डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। और जिससे क्या होता है? हमारा इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, जिससे क्या होता है? थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। और किस तरीके से, किस एक्सिस पे उसका वो होता है? इंक्रीज करता है हमारा एंटीरियर पोस्चर एक्सिस। एंटीरियर पोस्चर एक्सिस मतलब इस तरीके से होता है ना, यहाँ पे डायफ्राम होता है तो इंटीरियर पोस्चर एक्सिस इस तरीके से हमारा क्या बढ़ता है? हमारा चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर का जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स। क्या? लिफ्ट अप द रिब्स। रिब्स को क्या करते हैं? लिफ्ट करता है, मतलब ऊपर की ओर ले जाता है। तो उसमें क्या हमारे क्या काम करता है? उसमें भी क्या होता है? इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम होता है। देखो इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम द थोरेसिक कैविटी चैम्बर डॉर्सल वेंट्रल। देखो उसमें क्या एंटीरियर पोस्चर एक्सिस था, यहाँ पे क्या हमारा डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में क्या करता है? ग्रो करता है, जिससे इंक्रीज होता है, थोरेसिक इंक्रीज होता है। और जहाँ पे हमारे क्या इंट्रापल्मोनरी जो हमारा वैक्यूम है, मतलब जो नेगेटिव रहता है, उससे क्या होता है? हमारा इंस्पायरेशन हो जाता है, ठीक है। अब डिक्रीज देन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, मतलब कि वहाँ पे क्या होता है? हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा इंस्पायरेशन हो जाता है, इंस्पायरेशन हो जाता है। अब रिलीजिंग ऑफ डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, मतलब रिलीज कर रहे हैं डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को, तो हम देखेंगे कि डायफ्राम एंड स्टर्नम देयर आर द नॉर्मल पोजीशन एंड थोरेसिक रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, मतलब रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम। उसका क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। क्या अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा, क्योंकि बाहर क्या है हमारा कम है और अंदर क्या है ज़्यादा। तो डिफ्यूजन हमेशा क्या होता है? बाहर से लेकर अधिक से लेकर कम तक होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सप्रेशन एटमिक स्पेयर इज एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे देखो जो हेल्दी ह्यूमन होता है वो कितने बार ब्रीथ करता है? 12 से 16 बार पर, जो हमारा पर मिनट है, पर मिनट है वो क्या 12 से 16 करता है, ठीक। और ये कितना रहता है? PYQ में पूछा गया है। और हमारा जो सांस को नापते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पायरोमीटर। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये डायग्राम को देख लेना, डायग्राम से क्वेश्चन उठ जाते हैं भाई। यहाँ ये डायग्राम को एक बार देख लेना, आपको देखना जरूरी है। आप पढ़ने के बाद आपको NCERT की बार देखनी तो पड़ेगी भाई मेरे भाई। अब टाइडल वॉल्यूम, जो टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो हम नॉर्मल जो एक्सपेंशन, मतलब कि फोर्स नहीं लगा रहे, नॉर्मली जो इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मल जो इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है। क्या होता है? 500 ml होता है। तो हेल्दी मैन में हम देखेंगे कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो होता है पर मिनट की बात करेंगे तो हमारा 6000 से 8000 क्या आता है? ml देखने को मिल जाता है, ठीक है।
उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है कि जो हम लोग फोर्सफुली जितना हम लोग गैस इंस्पायर कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, उससे क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। जो ये होता है हमारे पास 2500 से लेकर 3000 ml तक, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जो हम फोर्सफुली जितना हम निकाल सकते हैं, जितना हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं, वो क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो 1000 से लेकर 1100 ml तक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि आप जितना भी आप फोर्स लगा लो, उसके बाद भी हमारे लंग्स से कुछ एयर नहीं निकलते हैं, तो उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। जो हमारा होता है 1100 से लेकर 1200 ml तक का देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जितने भी ग्रीन लगाए भाई सारे इंपॉर्टेंट है, वहाँ सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हमारा क्वेश्चन का एक लेक्चर आएगा तो उस टाइम पे आप देख लेना PYQ वाला, तो उस टाइम देख लेना कि यही क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, क्या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है IC जो बोलते हैं हम लोग, वो क्या होता है हमारा कि टोटल मिलाएंगे हमारा TV टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो उनको दोनों को मिलाएंगे तो हमारे क्या बनेगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनेगा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो है वो किससे बनेगा, TV प्लस ERV। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किस तरीके से बनेगा, हमारा जो है फंक्शनल किस तरीके से बनेगा, जो हम क्रिया करते हैं, तो हमारा क्या है ERV प्लस RV जो है वो फंक्शनल बनेगा, ठीक है। अब जो हमारा वाइटर कैपेसिटी है वो क्या किससे बनेगा, ERV प्लस RV प्लस ERV प्लस IRV प्लस TV से बनेगा, ठीक है। टोटल लंग्स कैपेसिटी में सब जुड़ जाएंगे। अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या बात है, एवलाई आर द पल्मोनरी साइड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। यहाँ से साइड में एक्सचेंज होता है, किससे होता है, हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ओके, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू में होता है। किसके कारण होता है, हमारा या फिर प्रेशर ग्रेडियंट से होगा या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑफ द गैसेस इज वेल देन थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के थिकनेस पे निर्भर करता है, ठीक है, कि कितना उसका मेम्ब्रेन कितना वो है, ठीक। और एक कौन से फैक्टर पे, कंसंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट पे क्या कहता है, वो करता है, निर्भर करता है। उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उसी चीज़ में वो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आधा हमारे पास ये चार्ट दिखा रखा है कि किस चार्ट पे कितना प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर कितना होता है, उसी के बारे में बताया। देखो हमारा रेस्पिरेटरी गैस जो है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। हम एटमॉस्फेरिक एयर पे देखेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास 159 देखने को मिलता है, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो 0.3 देखने को मिलेगा। वहीं एल्वलाई में बात करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्सचेंज करना होता है, ये वाला दिमाग लगाना कि ऑक्सीजन वहाँ पे एक्सचेंज करना होता है, तो ऑक्सीजन हमारे एयर से है, तो हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो 104 है, ठीक है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम होना चाहिए, तो 40 है। अब वहीं हम बात करेंगे हमारे पास ब्लड में बात करेंगे तो ब्लड में हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा, क्योंकि हमें वहाँ देना है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो ब्लड में ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और वहीं पे हमारे पास ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, तो ये हो जाएगा। और वहीं टिश्यू की बात करेंगे, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड होगा और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन क्या होगा, नहीं, टिश्यू में ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, ठीक है। अब किस तरीके से ये प्रेशर और सिस्टमेटिक पल्मोनरी वेन्स किस तरीके से काम करती है, कहाँ से एक्सचेंज होता है, उस चीज़ के बारे में देख लो। यहाँ पे देखो एक्सपायरेशन एयर होता है, ठीक, 104 होता है हमारा किसका काम, ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं 40 है। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, फिर वहाँ से पल्मोनरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग हार्ट में जाती है, वहाँ से हार्ट से फिर हमारे पास सिस्टमेटिक आर्टरीज के थ्रू हमारे टिश्यू में जाते हैं, जहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है, फिर वहाँ से हमारे सिस्टमेटिक वेन के थ्रू हमारे लंग्स में आती, हार्ट में आती है, हार्ट से फिर और हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और लंग्स में चले जाता है, ठीक। इसे डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। बात करते हैं हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना, ठीक है।
अब डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन इज द मेड अप ऑफ द 3 मेजर लेयर, मतलब कि डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन है वो 3 मेजर चीज़ों से बना होता है, ठीक है, 3 मेजर चीज़ों से बना होता है, ठीक। स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलाई एंड कैपिलरीज, बेसल बेसमेंट सब्सटेंस एंड बिटवीन देम, इनके बीच में, और टोटल थिकनेस मच देन 1 मिलीमीटर से, मतलब 1 मिलीमीटर से भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डायग्राम पे आता हूँ कि किस तरीके से कहाँ है। यहाँ से डायग्राम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, बेसमेंट सब्सटेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एयर का एयर यहाँ से आता है हमारे पास, और जो हमारे ब्लड है और ये ब्लड कैपेज देखने को मिल जाते हैं, ठीक। अब आ जाओ हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जब ऑक्सीजन की ब्लड ऑक्सीजन में ट्रांसफर किस तरीके से होता है ब्लड के थ्रू, तो हम लोग देखें 97% तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हमारा आरबीसी के थ्रू ही हो जाता है। बता 3%, वो 3% जो होता है वो हमारा प्लाज्मा के थ्रू हो जाता है। और नियरली हम 20 से 25% ऑफ जो परसेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ट्रांसपोर्ट फॉर द आरबीसी, और जो 70% है वो हमारा कैरी करता है बाइकार्बोनेट आयन, और जो 7% बचा कितना हमारा 7% बचा वो हमारा किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू हो जाता है। अब इसमें यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पर यहाँ ग्रीन मार्क लगाया नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब यहाँ पे याद रखना कि देखो 97% हमारा जो होता है वो होता है आरबीसी के थ्रू, 7 बचा हमारा कितना 3% प्लाज्मा के थ्रू। अब ये रखना कि आरबीसी और उसके थ्रू तो होता ही होता है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो कम कम किस में होता है हमारा आरबीसी में 20 से 25 होता है, 20 से 25 होता है, और हमारा 70% कौन करता है हमारा कार्बोनेट आयन करता है, और बचा 7% हमारा कौन करता है, प्लाज्मा करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इस तरीके से याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कि किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में देखो। हम सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन है, उसी के कारण जो हमारा ब्लड है वो क्या दिखता है, रेड दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो आयन क्या आयन को आयन क्या कहते हैं कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास अब हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्म कैसे होता है और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्म कैसे होता है। इस तरीके से हमको बात करेंगे कि किस तरीके से फॉर्म होता है। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन concentration, temperature and other factor which the interfere in the this building, मतलब क्या इसको क्या इफेक्ट करने वाली चीज़ें क्या होती हैं कि हमारा पार्शियल प्रेशर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये चीज़ें इनको क्या करती है, इफेक्ट करती हैं। यहाँ पे दो सिग्मोइड कर्व दे रखा है। सिग्मोइड कर्व में परसेंटेज सैचुरेशन बता रखा है कि किस एरिया पर किस सैचुरेशन हो जाता है। इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से देखना। देखो क्या लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेट ऑफ हीमोग्लोबिन विथ इन ऑक्सीजन, ठीक है, किस ऑक्सीजन पे हो। अब देखो यहाँ पे आप किस तरीके से देखोगे, यहाँ पे अगर मैं इसमें देख रहा हूँ 40 पार्शियल प्रेशर ऑफ 40 में देखूंगा तो कितने तक को देखने को 65 तक को देखूंगा। अगर मैं 50 में देखूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये देखने को मिले, 50 देखूंगा तो 50 में देखने को इस तरीके का देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। आ जाइए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन प्लॉटेड अगेंस्ट इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में क्या ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। यहाँ पे देख लो, अभी आ जाएगा। देखो इफेक्टिव फैक्टर कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ये इफेक्टिव फैक्टर होते हैं। बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ विद हीमोग्लोबिन, दिस क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके, दैट कॉल्ड इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें हायर क्या कहते हैं ऑक्सीजन प्रेशर चाहिए होगा, लो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा। उसके बाद लेस हमें क्या कहते हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन चाहिए होगा। उसके बाद लो हमारा टेम्परेचर चाहिए होगा, जिससे हमारा फैक्टर 8 जो हमारा फीचर्स जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया, वैसी अगर हमें किसका फॉर्मेशन करना है, किसका फॉर्मेशन करना है बताओ, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना तो नहीं होता, पर हो जाता है जो, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशन क्या होती है, फैक्टर क्या होता है, वो होता है हमारे पास हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड जो हाई टेम्परेचर होता है वो होता है हमारे किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के लिए, तो क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखो every 100 ml oxygenated by the can drive to 5 ml of the oxygen to tissue under normal physiological condition। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है उसमें। ट्रांसपोर्ट, अभी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमको पता है कि कितना % ज़्यादा घुलता है हमारा, उसकी तुलना में 20 से 25% ज़्यादा घुल जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम लोग किस तरीके से, आज मैं ये बात कर चुका हूँ कि हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, फिर उसके बाद लो होना चाहिए हमारा ऑक्सीजन का, और जो टिश्यू और जो हम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन देखते हैं वो हाई होना चाहिए, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। ये चीज़ हम बाद में बात कर चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन उठा दीजिए, किस साइड होता है, जो पूछ लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आरबीसी कंटेन इज वेरी कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम carbonic anhydrase and movement of the quality some % of the plasma D2। देखो इस तरीके से देखने को मिलता है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन होता है कार्बनिक एनहाइड्राइड के थ्रू हमारा ये इसका फॉर्मेशन करता है। उसके बाद इस तरीके से हमारी फॉर्मेशन चलता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, टिश्यू के साइड देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, टिश्यू के साइड देखने को मिलती है। ये रखना, ये देते ही डायरेक्ट बोल देंगे किस साइड देखने को मिलता है, तो टिश्यू के साइड देखने को मिलती है। क्या होता है कि वहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ द जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा होता है। ठीक, ऑक्सीजन का कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है, कार्बोनेट आयन बनाता है। ठीक है, वहाँ पे देखते हैं हम कार्बन में जो एवरी 100 ml जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाइव टू अप्रोच 4 ml तक का हमारा क्या कहते हैं एवलाइज तक पहुँचता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की मतलब कौन मेंटेन करता है, तो देखो मेंटेन ऑफ द मोनिटेड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। देखो हमारे पास जो है स्पेशलाइज्ड सेंटर जो है % ऑफ द मेडुला रीजन जो होता है इस कॉल्ड इज रिदमेसिटी सेंटर। क्या रिदमेसिटी सेंटर कहते हैं, रेस्पिरेटरी रिदमेसिटी सेंटर कहते हैं, जो क्या किस लिए रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। जो हमारा ब्रेन होता है क्या होता है, जो हमारा पॉन्स होता है ना, ब्रेन का पॉन्स रीजन होता है, ब्रेन का पॉन्स रीजन होता है वो न्यूमेटोटिक सेंटर होता है। क्या होता है, न्यूमेटोटिक सेंटर होता है। ठीक, जो फंक्शन करता है किसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के। ठीक है, रिड्यूस द डिफेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द देयर ऑफ द, ये इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इनकी जो सफिशियंट सिंगल रिदमेसिटी सेंटर और जंक्शन बात करते हैं, ये बात कर लेंगे, ये हो गया। इन चीज़ों के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बात करते हैं। देखो यहाँ से दो तीन तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछेंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो किससे क्या होता है। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी रिदमेसिटी सेंटर क्या होता है, वो बोलना मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। और यहाँ पे बोलते हैं कि न्यूमेटोटिक सेंटर क्या होता है, वो होता है हमारा पॉन्स रीजन होता है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, पर यहाँ से PYQ में पूछा नहीं गया है, पर हाँ ये है कि आने के चांसेस है। अस्थमा क्या होता है, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाइयाँ होती है, मतलब हमारे सांस लेने में बहुत सारी कठिनाई होती है। बीपिंग एंड ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल एंड ब्रोंकाइल्स, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, आवाज़ मारती है, गुड़ 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 की आवाज़ मारती है, सब सांस लेते हैं। अस्थमा सॉरी एम्फाइसीमा क्या होता है, एम्फाइसीमा क्या होता है, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। ठीक है, एवला वॉल ऑफ द डैमेज, एवला वॉल क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं विद द रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। वो किसके थ्रू होता है, हमारा सिगरेट पीने के उससे हो जाता है, सिगरेट पीने के उससे हो जाता है, स्मोकिंग करने से हो जाता है। ठीक है, उसके क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब क्या होता है, हम लोग जो भी मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसी फैक्ट्री पे या ऐसी साइट पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारे जो पत्थर हो गए उनके जो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए एंड
बहुत छोटे छोटे टिकड़े उनके लंग्स के थ्रू क्या कहते हैं उनके वहाँ चले जाते हैं, जो उनके उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीडिंग ऑफ फाइब्रोसिस होता है। क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस होता है तो क्या होता है कि जो उनका परफॉर्मेंस है, मतलब कि इस चीज़ में हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कठिनाइयाँ होती हैं, दिक्कत होता है, उनको पेन होता है, तो ये चीज़ें कहलाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, और जितना मैं डिटेल हो सके उतना ही डिटेल गया, क्योंकि आप लोग को पहले पढ़ा होना चाहिए, एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो।